हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध का जो दोस्तों प्रश्न पत्र है 2022 का, उसको जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों कि कैसा पेपर आता है 2022 में। दोस्तों, कैसा पेपर आया था और दोस्तों इस बार कैसा जो है पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों सभी जो है पेपर का प्रारूप एवं उसका सॉल्यूशन और कितने विकल्प आते हैं, कैसे जो है कितने नंबर का पेपर आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 50 नंबर का आपके दो पेपर आते हैं, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, नवाचार एवं समावेशी शिक्षा 50-50 एवं सामाजिक अध्ययन भी जो है 50 का आता है। तो दोस्तों आज हम जो है आपका फर्स्ट जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो है फिर हम द्वितीय डालेंगे, तृतीय यानी कि 8 के 8 प्रश्न पत्र दोस्तों 2022 के आपको जो है अपलोड करके और डाल देंगे, और उसकी प्लेलिस्ट बाकी सभी की प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो दोस्तों आप एक एक करके सभी की जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक और जो है कि 2022 के अलावा भी जो है पहले भी अगली साल यानी कि 2000 आपका 21 है, 2000 आपका 19 है, 18 है, 17 है दोस्तों, इन सब के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हम अपलोड करके रखे हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर जाइए और दोस्तों देखिए, या फिर दोस्तों इन सब की जो है हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसा कि दोस्तों सबको पता है आपको कि इसमें 2 घंटे का पेपर आता है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आते हैं, आपको पता है, जिसमें से आपको एक जो है उसमें लिखना होता है कि दोस्तों एनसीईआरटी का है, तो यह है दोस्तों एनसीईआरटी आपका सही हो जाता है। दूसरा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो दोस्तों देखिए बालक, समाज, विषय वस्तु। दोस्तों बालक कहाँ रहता है? समाज में रहता है। बालक किससे पढ़ता है दोस्तों? सामग्री से पढ़ता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका देखिए बौद्धिक योग्यता में अनुप्रयोग, विवेचना, वाक विस्तार या अनुप्रयोग, यानी दोस्तों अनुप्रयोग जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आया है। तो दोस्तों अनुप्रयोग इसमें आपका सही हो जाता है, यानी कि जो नहीं है वही सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना क्या है दोस्तों? तो देखिए 50 अंक यानी हमने बताया था दोस्तों, जब आपको हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया था मापन मूल्यांकन के चैप्टर में, कि दोस्तों मापन क्या होता है कि गणितीय जितनी भी क्रियाएं होती हैं, गणितीय जो क्रियाएं हैं सब मापन के अंतर्गत आती हैं, और गणितीय क्रियाओं से किसी उद्देश्य तक पहुंचा जा सके, यानी कि कोई नाम दिया जा सके, उसको दोस्तों मूल्यांकन कहेंगे। तो दोस्तों मापन है, इसको मापन ही कहते हैं। दोस्तों हमने चैप्टर वाइज देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो है शैक्षिक मूल्यांकन का चैप्टर वाइज जो है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझा के जो है वीडियो अपलोड कर दी हैं, और दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देते हैं। आप दोस्तों यदि सारी की सारी वीडियो देख लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अलग से कोई भी प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मटेरियल एकत्रित कर कर जो अपलोड किया है उसमें सभी कुछ दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बन जाते हैं, अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों आप एक बार देखने जरूर जाइएगा, मैं जो है उसकी लिंक बायो में दे देता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। आपको पता है दोस्तों क्रियात्मक शोध क्या होता है। क्रियात्मक शोध यानी कि निजी चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें सुधार करने के लिए, उसमें जो है कोई समाधान करने के लिए, कोई हल ढूंढने के लिए जो शोध करते हैं। और दोस्तों इसमें 8 चरण होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार। तो दोस्तों नवाचार जैसे ही आपके दिमाग में आता है, देखिए अभिक्रमित है या टोली अनुदेशक है, खुली कक्षा है, तो दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों नवाचार का मतलब क्या है कि नई नई सामग्रियों को जोड़ना, ऐसी सामग्रियाँ जिससे बच्चे अब पढ़ाई को बोझ ना लें और उसको अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने उसमें सब बता रखा है दोस्तों, और जो है चैप्टर वाइज वीडियो आप जरूर देखिए दोस्तों। इसमें टीपी नन आपका सही हो जाएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो देखिए दोस्तों वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, कठोरता, यानी दोस्तों आपको खुद दिख रहा होगा ये सबसे अलग है, यानी कि दोस्तों कठोरता ही इसमें सही हो जाता है।
ब्लूप्रिंट क्या है दोस्तों, हमने बता रखा है पहले से कि ब्लूप्रिंट दोस्तों प्रश्न पत्र जो है निर्माण करने की कला है। तो इसमें दोस्तों प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी आपका ऑप्शन आता है उसी को आप सही कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है दोस्तों, तो यह आपके संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ज्ञान बोध अनुप्रयोग यानी दोस्तों संज्ञान से तो संबंधित है ज्ञान और बोध अनुप्रयोग। अब देखिए दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी, तो दोस्तों यह जो है आपको 1956 में विकसित हुई थी। मापन, देखिए प्रश्न है कि मापन की किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह दोस्तों यह कथन किसका है, तो यह दोस्तों एस स्टीवेंस का है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा है दोस्तों, तो मूल्यांकन प्रक्रिया को आप इसमें 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है, तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शैक्षिक विधि में जो है नवाचार, तो दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त दोनों हो जाना है, यानी ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपका 15वां प्रश्न है कि मूल्यांकन अनुरूप है किसका, उद्देश्यों का, प्रविधि का, विधि का या सिद्धांतों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना है कि मूल्यांकन किसका अनुरूप होना चाहिए, उद्देश्यों का या फिर विधि का या सिद्धांतों का। दोस्तों मैं आपके इसकी उत्तर का कमेंट में इंतजार करूंगा दोस्तों कि आपने इसका क्या उत्तर दिया है 15वें प्रश्न का। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों जितने भी 50 नंबर के पेपर हैं आपके, उसमें 15 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 15 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं दोस्तों। लेकिन जो आपके 25 नंबर के होते हैं उसमें दोस्तों आपके 5 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले है कि निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। दोस्तों हमने चैप्टर वाइज में निदानात्मक कितने अच्छी तरीके से समझा है कि आप जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों वहां जाकर आप देख सकते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक। दोस्तों निदानात्मक में हमने बताया कि अधिगम संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, उन कमजोरियों का क्या करना, पता लगाना। यानी दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि जब बालक की कमजोरियों का पता लगाया जा सके और उनका यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में जी कमजोरियां यानी कि जी गलतियां वह क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से बालक को जो है हम समझने में प्रयास कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं कि उसमें क्या गलतियां कर रहा है। और दोस्तों अगर वो त्रुटियां करता जाता है तो दोस्तों यानी कि वो नकारात्मक प्रवृत्ति का बालक बन जाता है फिर। तो दोस्तों उसको नकारात्मक बनने से पहले ही उसकी गलतियों का पता लगाना है, हमें पता लगाना ही दोस्तों निदानात्मक कहलाता है। उपचारात्मक, इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने इसका पता लगाया है, उनको त्रुटियों को पता लगाने के बाद जैसा कहते हैं दोस्तों इलाज करना, तो उपचार करना। यानी कि जैसे ही हमें पता लगा कि उसको ये बीमारी है या फिर दोस्तों ये गलती कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर बीमारी का पता लगा कर ही तो दवा देता है, इसी प्रकार से दोस्तों हमें पता चले कि ये गलती क्यों करता है, तो उसको हम समाधान कर देंगे। उसकी कमजोरियों का पता लगा करके उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे पूरा। यानी दोस्तों बालक की जो गलतियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोस्तों उसका मानसिक शारीरिक विकास ठीक तरह से हो सके। ये उपचारात्मक परीक्षण होता है। अब है दोस्तों क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक शोध मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं कि हल कह सकते हैं, समाधान कह सकते हैं, यानी किसी समस्या का समाधान। यानी दोस्तों कोई संस्था है, यानी फिर हमारा इंस्टीट्यूट है, कार्यालय है, उसमें दोस्तों कोई समस्या है, उसके समस्या का समाधान करने के व्यक्तिगत समाधान करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको ही दोस्तों शोध कहा जाता है। और उसका हल हम दोस्तों इधर उधर ना जा करके खुद ही उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसको दोस्तों हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। देखिए दूसरा शब्द आता है आपका परिकल्पना। परिकल्पना यानी किसी समस्या के समाधान के, यानी कि समस्या के समाधान को ही, यानी कि दोस्तों किसी समस्या पर कल्पना करना, किसी समस्या को हल करने के लिए आप कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो दोस्तों वही आपका परिकल्पना कहा जाता है। अब फिर देखिए एक और शब्द आता है दोस्तों न्यायादर्श। न्यायादर्श का मतलब दोस्तों यानी कि कोई ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लगभग आपकी बहुत बड़ी भारी क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल से दोस्तों आपने सिर्फ 500 लोगों को लिया, उस पर टेस्ट किया, शोध किया, तो दोस्तों उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यायादर्श कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मूल्यांकन की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों मूल्यांकन क्या है, यानी दोस्तों मूल्यों का अंकन, यह कह सकते हैं बालक के बच्चों यानी कि बालक की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उनकी जो है पता लगाकर उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। बालक के द्वारा बच्चों के विकास का, यानी मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के विकास का ही पता लग सकता है। बच्चों में किस प्रकार से किस में रुचि है उसके प्रति भी हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों यह मूल्यांकन की विशेषताएं हो जाएंगी। अब देखिए मापन क्या है।
यानी दोस्तों मापन के प्रकार पूछा है, मापन तो नहीं, मापन क्या है नहीं, मापन के प्रकार। तो दोस्तों मापन 3 प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष मापन, दूसरा होता है सामान्यीकृत मापन, तीसरा होता है एब्सोल्यूट मापन। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। सबसे पहले बताइए दोस्तों सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, नियमित। यानी दोस्तों आपको पता है कि एक वर्ष आपकी देखिए वार्षिक परीक्षा होती है। कौन परीक्षा होती है दोस्तों? वार्षिक। यदि उसके बीच में परीक्षा ना करवाई जाए, केवल एक साल में एक ही बार परीक्षा करवाई जाए, तो दोस्तों बच्चों को परेशानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब इसके लिए दोस्तों सतत मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दोस्तों नियमित और लगातार होता रहता है। हर महीने में जो है एक कहते हैं दोस्तों टेस्ट की तरह जो है बच्चों से हम यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि 2 चैप्टर हो गए, उसका हमने सबसे पहले टेस्ट ले लिया, फिर दोस्तों 2 चैप्टर हो गए, फिर हमने टेस्ट ले लिया। इस प्रकार से दोस्तों वह चैप्टर को तैयार करता जाएगा, वो आपके जितने भी उसमें चैप्टर होंगे वह पूरा तैयार कर लेगा। यदि दोस्तों आपने 20 के 20 चैप्टर पढ़ा दिए, इकट्ठा जो है उससे पूछने लगे, तो दोस्तों वह परेशान हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन नियमित एवं निरंतर होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाई में बांट दिया जाता है, जिससे बच्चों पे एकाएक भार नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों शैक्षिक नवाचार क्या है? बच्चों को नई विधियों से पढ़ाना, यानी दोस्तों पढ़ाई उसको बोझ ना लगे। यानी दोस्तों गणित सब्जेक्ट होता है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए कुछ ऐसी मटेरियल TLM ऐसा लाना चाहिए, लर्निंग जो है जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा लाना चाहिए कि जो है दोस्तों उसको बोझ न लगे, वो उसमें कुछ समझने का प्रयास करे। फिर है गणितीय कौशल क्या है? तो दोस्तों गणितीय कौशल क्या है? यानी कि गणित पढ़ाने की योग्य सामग्री का प्रयोग करना। गणित बच्चों को अक्सर जो है बोझ लगती है, इसलिए ऐसे ऐसे नई नई सामग्री और साधनों का प्रयोग करना जिससे कि वह गणित में रुचि लेने लगे। फिर है भाषाई कौशल, जी आप क्या समझते हैं दोस्तों? आपको पता है भाषाई कौशल यानी सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी दोस्तों ये सब कौशल होना चाहिए, तब जाके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आप में भी कुछ ऐसा कौशल होना चाहिए ताकि बच्चे आपकी बातों की तरफ आकर्षित हो। परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं लिखिए। तो दोस्तों परीक्षण और मापन हमने बताया आपको कि किसी प्रकार से, यानी कि कह सकते हैं कि यह बच्चा जो है कक्षा 5 का बच्चा है, तो दोस्तों हमने गणितीय जो क्रिया है यह क्या है? 5 ही तो है दोस्तों, लेकिन 5 की है, परंतु उसने क्या कर लिया है, क्या हासिल किया है, क्या वह कर पाता है, यह दोस्तों निरीक्षण हो जाता है। अब देखिए शैक्षिक शोध क्या है? शैक्षिक शोध तो दोस्तों देखिए आपको हम जिस सभी की प्रश्न जो है दिखाते भी चलते, नहीं तो आप लोग सोचोगे दोस्तों कि आप बताते जा रहे हैं सिर्फ। तो दोस्तों हमने PDF भी बना के रखी है, परंतु दोस्तों ये छोटे से प्रश्न है, इसलिए जो है इसमें हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। जब बड़े प्रश्नों की तरफ जाएंगे दोस्तों तो हम वो भी आपको दिखाते चलेंगे कि उसका उत्तर कैसा और कहाँ कैसा है। अब देखिए नेक्स्ट है कि शैक्षिक शोध। तो दोस्तों शैक्षिक शोध से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जो है बच्चों को सिखाने के लिए आप कैसे कैसे नए नए साधनों का निर्माण कर सकते हैं और नई नई जो है समस्याओं का सामना जो है समाधान कर सकते हैं बच्चों की। तो दोस्तों शैक्षिक शोध है। लिखित परीक्षा के 2 उपयुक्तता बताइए। तो दोस्तों लिखित परीक्षा से क्या होता है कि बच्चे अपनी जो भी मन में होता है वह लिख देते हैं, परंतु कह नहीं पाते हैं, और लिखते हैं तो दोस्तों सोच सोच कर लिखेंगे, इसलिए उसके जो है क्या होता है चिंतन करेंगे, चिंतन से उनका मानसिक विकास भी ठीक होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए फिर आपका जो है फिर है मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताइए। तो दोस्तों मौखिक परीक्षा सबसे अच्छा जो है गुण है कि दोस्तों जब बच्चा बोलेगा तो उसकी जो है बोलने की क्षमता का विकास होगा, यानी दोस्तों वो शर्माना भी उसका कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों बोलने में ये भी होता है, और बोलने में दोस्तों ये होता है कि किसी प्रकार की जो है जो नकारात्मक हैं उनका जो है प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दोस्तों जो आता होगा वही आप बोलेंगे, इसलिए जो है अच्छी प्रवृत्ति का जो है विकास होता है। ताकि नहीं तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो है दोस्त से पूछ लेंगे, ये सवाल तो हम दोस्त से करवा लेंगे। तो दोस्तों मौखिक होने के बाद उन्हें ये पता रहता है कि हम भाई परीक्षा मौखिक होने वाली है तो पढ़ना तो हमें ही होगा, तो हर हाल में वह उसको सीखने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है? तो दोस्तों चलिए आपको प्रश्न की तरफ ले जाते हैं। देखिए दोस्तों आप जैसा कि आपका प्रश्न आया था, लिखा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम एवं अधिकतम आकलन है, विश्लेषण करना जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों को 1 से 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं, उन छात्रों में निम्न अंक की जो है दक्षताएं देखी जा सकती हैं। जैसे संख्याओं की पहचान कर सकते हैं, वो संख्याओं को लिख सकते हैं,
संख्याओं की धारणा, संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम। तो दोस्तों दक्षता के आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षण में अधिगम मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में अंतर। यही दोस्तों सबसे पहले देखेंगे शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों में या चिन्हों में या इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। यानी कि दोस्तों किसमें? मापन में या मूल्यांकन में मापन की इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षता स्थिति स्पष्ट की जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या समझा मैंने कि जो है मापन में सिर्फ जो है मापन द्वारा किसी वस्तु, प्राणी की विशेषता को मानक शब्दों में जो है चिन्हों में, अंकों में प्रकट किया जाता है, परंतु मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे कर लिया। देखिए दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता किस लिए होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक शिक्षक व अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल या सही समाधान खोजे जा सकें। यानी शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों? अनुसंधान मतलब कि हल निकालना, खोज करना, समाधान निकालना। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सकता है। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता, सरलता एवं सुलझाया जा सकता है और शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सकता है। शिक्षण में व्यावहारिकता लाई जा सकती है। इस प्रकार से दोस्तों 2 नंबर में आपके प्रश्न आए हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। प्रश्न है निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण में देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट में क्या कि उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या किसी विषय में छात्रों की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है और दोस्तों निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण छात्रों को कक्षा में किसी विषय या सामग्री को सीखने में कठिनाई हो रही है, उसका पता लगाते हैं दोस्तों। इसी को ही जो है निदानात्मक कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों आपका इसमें है उपलब्धि परीक्षण छात्र की सामान्य उपलब्धि का परिचायक होता है और निदानात्मक परीक्षण बाल केंद्रित मौलिक कौशल परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण पदों का चयन कर उस विषय की संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी पाठ्य सामग्री समान रूप से किया जाता है और निदानात्मक परीक्षण पदों का निर्माण करते समय छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य एवं विशिष्ट त्रुटियां एवं कमियों को एकत्रित करता जाता है। तो दोस्तों ये सब देखिए निदानात्मक में हमेशा यही होता है कि बालकों की त्रुटियां, उनकी कमजोरियां, उनमें उनकी गलतियों को पकड़ना और गलतियों को एकत्रित करते रहना कि जी क्या क्या गलती कर रहा है। फिर दोस्तों जब आप गलती एकत्रित कर लेते हैं, उन गलतियों को दूर करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो दोस्तों वह निदानात्मक ना होकर कि वह पे उपचारात्मक हो जाता है। तो निदानात्मक का मतलब है कि आप जो है बच्चों की उस जो है गलतियों का पता करें। फिर देखिए उपलब्धि परीक्षण सभी स्तर के छात्रों की उपलब्धि के मापन एवं उनके भेद करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण से दोस्तों उपलब्धि आप खुद समझ सकते हैं कि इस जैसे दोस्तों किसी आपको 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का चयन करना है आपके कॉलेज में, स्कूल में। तो दोस्तों 2 बच्चों में से आप ये देखेंगे कि अधिक उपलब्धि किसने की है, यानी कि दोस्तों कक्षा 1 में या कक्षा 2 में किसने कितने अंक जो है निर्धारित किए पर अचीव किए हैं, कितने प्राप्त किए हैं, उस अंकों के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यही तो होती है कि उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण केवल ठीक प्रकार से प्रगति न करने वाले कमजोर छात्रों की कमजोरियों का पता लगाता है। उपलब्धि परीक्षण में दोस्तों सभी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सबका आप पता लगाते हैं कि जी कितना अच्छा है। निदानात्मक में सिर्फ उन्हीं का पता लगाया जा सकता है जो कमजोर हैं और जो गलती करते हैं। उपलब्धि परीक्षण में अब देखिए उपलब्धि परीक्षण में कई प्रकार के प्रतिमान निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के एवं स्थानीय होता है, इसलिए इनकी प्रतिमानों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। दोस्तों पूरा देखने के लिए आप जो है
वीडियो देखिए हमारी, उसमें हमने सब कुछ बता के रखा है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए उत्तम परीक्षण की कसौटियाँ, यही दोस्तों टेक्निकल जो है क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें देखिए वैधता है, वैलिडिटी, विश्वसनीयता है, यानी उत्तम परीक्षण की कसौटियाँ हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठता है, विभेदन शक्ति है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों आप सभी कुछ जो है वहाँ जाकर देखिए जहाँ हमने वीडियो अपलोड करके रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में नवाचार। तो देखिए दोस्तों नवाचार क्या होता है कि अब शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, उनमें नवीन प्रवृत्तियां, नवीन विचारधाराएं, नवीन पक्षों एवं नवीन आयामों को शामिल किया जा रहा है। शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तरह दोस्तों नए नए सामग्री, नए नए जो है मटेरियल, यानी कि नई नई विधियों को जोड़ना ही दोस्तों शिक्षा में नवाचार कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से आप इसमें समझ भी सकते हैं दोस्तों, सभी कुछ दिया है, आप आराम से पढ़ते रहिए वीडियो को रोक करके। या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तन, विचार, प्रयोग, प्रवृत्तियों को ही नवाचार या नूतन आयाम या नवीन प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको वीडियो को रोककर अच्छे से देख सकते हैं। परंतु दोस्तों देखिए इसको वह परिवर्तन जो नवीनता लाई, जिसको हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, नवाचार कह सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो देखिए दोस्तों मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, इसको दोस्तों अच्छे से पढ़िए। मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षा के उपरांत अधिगमकर्ता यानी छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषय की कमजोरी को मालूम किया जा सकता है और इन कमजोरियों को दूर भी करने का जो है रास्ता मिल सकता है। इसको दोस्तों उपचारात्मक कहते हैं। देखिए दोस्तों कमजोरियों का पता लगाना क्या कहलाता है, हमने बताया आपको, निदानात्मक कहलाता है। परंतु दोस्तों उसका दूर करना क्या कहलाता है दोस्तों, उपचारात्मक कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों या शिक्षण योजनाओं की उपयुक्तता की जानकारी प्राप्त कर लेता है और शिक्षण विधियों मूल्यांकन के उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार अपनी वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है और बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयाँ एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों के बाद ही ज्ञात होती है। इसके बाद वह अपने में वांछित सुधार करने का प्रयास कर लेता है। तो दोस्तों देखिए ऐसा आपका जो है प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए हम आपको बता देते हैं, हम आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों आप जो चैप्टर वाइज वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा और दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं उनकी भी लिंक डाल देंगे। और दोस्तों 2018, 19 और जो है 20 जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी भी लिंक डाल दे रहे हैं, उसको भी पढ़ते रहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न है आपका। देखिए लास्ट प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसको देखते हैं, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। देखिए लास्ट है आपका कि मूल्यांकन के पक्ष प्रमुख कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संज्ञानात्मक एक भावनात्मक। संज्ञानात्मक पूछा है तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा सहयोगियों ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर समझा है। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए ज्ञान, प्रयोग, ज्ञान, बोध और प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी 6 भागों में बांटा है। इसी में दोस्तों है जो है ज्ञानात्मक क्रियाओं को 6 भागों में इन्होंने बांटा है दोस्तों। इस पे दोस्तों हमने जो है चर्चा करके रखी है दोस्तों, उसमें जो है आपका चैप्टर वाइज वीडियो में, तो दोस्तों वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि आपके सेकंड चैप्टर समावेशी शिक्षा में जो आपका सेकंड प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।